हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मनीषा और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस में। तो सपनों के साथ और अपनों के साथ आइए मिल करके इस नए सफ़र की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से डिस्कशन करने वाली हूँ चैप्टर 2 और हमारा चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए सेशन कैसा लगता है आप लोगों को। और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं हमारा चैप्टर 2 स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम इसमें देखेंगे। बहुत सारे ऐसे मैट्रिक्सेस हैं वो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी। प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स में डिस्कस करूंगी और मैं आप लोगों से BCG मैट्रिक्स डिस्कस करूंगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अच्छे से आप लोग उम्मीद कर रहे होंगे, देख रहे हैं। अभी भी व्यूज़ दोस्तों कम आ रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग देखें और इसका फ़ायदा उठाएं, क्योंकि सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो अच्छे से लेक्चर देखते हैं, वर्स्ट से वर्स्ट, टफ से टफ टॉपिक को कवर करके जाते हैं। क्योंकि एप्टीट्यूड रीजनिंग तो सब बना लेते हैं GS के, लेकिन ये जो टफ सब्जेक्ट है आप लोगों के DFCCIL में, उसको मैं कवर कराने की कोशिश कर रही हूँ। तो जितने भी स्टूडेंट्स हमसे नए जुड़ रहे हैं, आप हमारे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट CRM के क्लासेस देख सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, चाहे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के भी चेकआउट कर सकते हैं। और हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड DFCCIL भी मैंने कवर करा लिया विद द हेल्प ऑफ हैंड रिटेन नोट्स। और रीजनिंग की क्लासेस हमारी चल रही है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा सर से पढ़ करके। तो विक्रम सर पढ़ा रहे हैं हमारे रीजनिंग की क्लासेस, बहुत ही बेसिक लेवल से अच्छे से पढ़ा रहे हैं। चाहे आप DFCCIL के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप SSC की कोई भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, या फिर अगर आप रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप बिगिनर हैं, फ्रेशर हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, आप सभी लोगों के लिए लेक्चर यूज़फुल होगा। तो अच्छे से लाइक करते हुए चलिए, शेयर करते हुए चलिए सेशन को। और जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जितने अपडेट्स और नोटिफिकेशन है दोस्तों सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और हम इसी तरीके से इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग की क्लास भी स्टार्ट करेंगे। और कोई बच्चा मुझसे पूछ रहा था कि मैम सिर्फ मार्केटिंग है, इकोनॉमिक्स तो है नहीं। बेटा, इकोनॉमिक्स भी पढ़ाएंगे धीरे धीरे, पहले मार्केटिंग देख लेते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़्यादा आने को चांसेस हैं। तो आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, अच्छे से पढ़िए, खुश रह के पढ़िए और मज़ेदार पढ़िए। बस मज़ा आ जाना चाहिए पढ़ाई में, और फिर सिलेक्शन लीजिए, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 2 स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। तो पिछली क्लास में मैंने आप लोगों से बहुत सारी चीज़ें डिस्कस किया था मैंने, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग रिवीजन करते रहते होंगे, तभी आप लोगों को समझ में आएगा आगे के जितने भी क्लासेस हैं। और PDF मैं जल्द ही प्रोवाइड कर दूंगी। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं PDF के लिए बोलते हैं, अच्छे से आप पहले लेक्चर देखिए, PDF आप लोगों को मिल जाएगा, उसकी चिंता आप लोग मत करिए, ठीक है। आइए देख लेते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में आप लोगों को थोड़ा बहुत बताई थी पिछली क्लास में। स्ट्रेटेजी अपने गोल को अचीव करने के लिए कुछ प्लानिंग करनी होती है और कुछ स्ट्रेटेजीज अप्लाई करने होते हैं। तो मार्केटिंग में भी ऐसा होता है कि कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, कस्टमर को रिटेन करने के लिए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की जाती है। और इन जनरल अगर मैं बात करूं तो कोई भी ऑब्जेक्टिव हो, चाहे आपका DFCCIL का पेपर आ रहा हो, चाहे कोई भी SSC का पेपर आ रहा हो, रेलवे का पेपर आ रहा हो, तो पहले आप लोगों को प्लानिंग करनी होती है, ठीक है। तो अगर मैं कंपनीज़ के टर्म में बात करूँ तो मैनी कंपनी ऑपरेट विदाउट फॉर्मल प्लान। जो कंपनी ऐसी हैं, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, अगर विदाउट अ प्रॉपर प्लान वो एग्जीक्यूट करते हैं तो डेफिनेटली एक समय के बाद वो फेल्ड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने दिया था मार्केटिंग मायोपिया में आप लोगों को नोकिया का एग्जांपल। तो नोकिया क्या है, स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा लॉन्च किया फ़ोन, 1100 वाला फ़ोन सबका फेवरेट हुआ करता था। लेकिन आने वाले समय में, जैसे कि अभी चल रहा है 21st सेंचुरी, तो यहाँ बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि आने वाले ज़माने में ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड का ज़माना आएगा, तो अभी ये मार्केट को नहीं पकड़ के रखा है, कोई भी ज़्यादा पसंद नहीं करता अब नोकिया का फ़ोन, ठीक है। तो मोस्ट जो ब्रांड है वो एप्पल है, सैमसंग है, वीवो है, ओप्पो है। तो ये सारे ब्रांड्स हैं जो अभी मार्केट पकड़ करके रखे हैं। सिमिलरली कोडैक का कैमरा मैंने दिया था, तो ये कोई भी फ्यूचर प्लानिंग को नहीं किए थे कि आने वाले समय में डिजिटल का होगा तो डिजिटल के कैमरे पे हम फोकस करें, रेदर देन उन्होंने रील्स और जो भी आउटडेटेड था उस पर ही फोकस कर रहे थे। तो ये क्या होता है, ये मार्केटिंग मायोपिया है। और विदाउट अ प्रॉपर प्लान कंपनीज कैन नॉट ऑपरेट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। आई थिंक इतना क्लियर है आप लोगों को। अब उसके बाद न्यू जो कंपनी होती है, कई बार न्यू कंपनी होती है तो वो प्लानिंग में ही बिजी रहते हैं, ठीक है। उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, नहीं ये प्लानिंग कर लेंगे, ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, वैसे करेंगे, ये मार्केट वो मार्केट, बट विदाउट अ प्रॉपर प्लान कुछ पॉसिबल नहीं है। और स्मॉल कंपनी क्या सोचती है, हमें क्या ज़रूरत है, हमारी तो छोटी मोटी कंपनी है, प्लानिंग की तो रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारा प्रोडक्ट तो वैसे ही बिक जाएगा। छोटी मोटी कंपनी में ये सोचते हैं मैनेजर्स की सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग लार्ज कॉरपोरेशन के लिए रिक्वायरमेंट है, ठीक है।
और मैच्योर कंपनी ये आर्ग्यू करती है कि विदाउट प्रॉपर प्लानिंग इसकी ज़रूरत क्या है, ठीक है। मैनी मैनेजर्स आर्ग्यू दैट दे हैव डन वेल प्लान विदाउट अ फॉर्मल प्लानिंग। प्लानिंग तो हम लोगों ने अच्छे से करके रखा ही है एंड इट कैन नॉट बी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सब कंपनी है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये जो रिसर्च किया है, जिन्होंने भी बुक लिखा हुआ है, तो उससे मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जितने भी रिसर्चर हैं, इकोनॉमिक्स्ट हैं, मार्केटिंग के में जो रिसर्च किया वो ये सब कहते हैं। तो ऐसा होता है, इसलिए मार्केटिंग पढ़ी जाती है। आने वाले ज़माने में आने वाले जब भी रिक्रूटमेंट कंप्लीट होगी तो आप लोग सेलेक्ट होकर के DFCCIL को ज्वाइन करेंगे, तो वहाँ पर भी आप लोगों का OPBD का ऑपरेशन एंड BD का काम होगा। फिर उसमें बहुत सारे कस्टमर कंज्यूमर्स आएंगे, उनके साथ डीलिंग करनी होगी, मार्केटिंग करनी होगी, ठीक है। तो इसीलिए ये सब सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ना होता है। तो डायरेक्ट अगर आप MCQs क्वेश्चन पढ़ेंगे, मैं कह दूं कि प्रोडक्ट ग्रोथ मार्केट में बेटा ये है, इसको रट लीजिए ऑप्शन के साथ में MCQs क्वेश्चन। तो क्या आप उसके अलावा जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ अच्छे से मैं पढ़ रही हूँ और आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, और ये उम्मीद करूँगी कि मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग अटेंड कर पाएँ, ठीक है। आपका कोई बच्चा सोचता है मैम 12 क्वेश्चन तो आएंगे इकोनॉमिक्स मार्केटिंग में, 12 क्वेश्चन तो आएंगे CRM में, बट ये 12 क्वेश्चन 12 मिला करके पूरे टोटल क्वेश्चन होते हैं। तो चाहे वो 2 क्वेश्चन हो, चाहे 5 क्वेश्चन हो, पढ़ना होता है तो पढ़ना होता है, ठीक है। बच्चे पढ़ते हैं, चाहे 2 नंबर के लिए हो चाहे 5, वो 2 करके नंबर बढ़ते हैं। इसीलिए किसी भी पर्टिकुलर को सब्जेक्ट को आप छोड़ नहीं सकते हैं। अब मैं देखिए एक जनरल सा एग्जांपल आप लोगों को देती हूँ, जैसे कि प्रिपरेशन के लिए, तो इसे प्लीज़ आप लोग माइंड मत करिएगा, लेकिन जो एक्चुअली में फैक्ट होता है वो मैं आप लोगों से बता रही हूँ, ठीक है। तो जैसे जो नए बच्चे हैं, बिल्कुल अभी नया कंपनी, यानी कि मान लीजिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं DFCCIL के लिए, नहीं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो नए जो फ्रेशर होते हैं बिल्कुल वो सिर्फ प्लानिंग करते हैं, अच्छा ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन एक्चुअल में वो काम करना चाहिए, एक्चुअल में वर्कआउट करना होता है, ठीक है। और जो मैच्योर पीपल हैं जो 3-4 साल तक से तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो आप लोगों को एक प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है, ठीक है। ये सोचने की ज़रूरत नहीं है हम लोगों ने तो पूरा प्लानिंग कर लिया है, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं आपके प्लानिंग में, आपके एग्जीक्यूशन में थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही होगी, तो आप उसको फाइंड आउट करिए कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्यों मेरा प्लानिंग फेल हो जा रहा है। तो सबसे पहले तो आप एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए। टाइम टेबल के अलावा आप नोट्स प्रिपेयर करिए। नोट्स प्रिपेयर के अलावा आप लोग टेस्ट सीरीज़ दीजिए, रिवीजन करिए और अपने आप को एनालिसिस करिए। तो ये जो 4-5 स्टेप्स हैं वो ही आप लोगों को फॉलो करना है। तो चाहे आप बिल्कुल बिगिनर हैं, तैयारी कर रहे हैं, ज़रूर एग्ज़ाम निकलना पॉसिबल है अगर एक प्रॉपर प्लानिंग रहेगी। अगर आप 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको प्लानिंग करनी होगी, और आप चाहे 4 या 5 साल से प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो भी आप लोगों को प्रॉपर एक प्लानिंग करनी होगी। तो प्लानिंग एट एनी स्टेज बहुत ही ज़रूरी है, इसीलिए मार्केटिंग में ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। समझ में आया आप सभी लोगों को? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अब अच्छे से अपनी प्लानिंग करेंगे, ठीक है। तो देखिए सिमिलरली कंपनी भी क्या करती है, कंपनी प्लान करती है, चाहे वो छोटी कंपनी हो, बड़ी कंपनी हो, या फिर नॉर्मल मीडियम कोई कंपनी हो। तो उनमें ये 3 प्लान बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। कौन कौन से देखिए, एनुअल प्लान, लॉन्ग रेंज प्लान एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज़ है मैम। एनुअल प्लान से तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि हर जगह प्लानिंग होती है, जैसे बजट वगैरह एलोकेट किया जाता है, तो वो क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर, 1 साल का बजट इतना देना है, तो वो भी प्लान करके रखते हैं कि इस फील्ड के लिए इतना देंगे, डिफेंस के लिए इतना खर्च करेंगे, उसके बाद जो अलग अलग फील्ड है एजुकेशन में इतना खर्च करेंगे। तो ये सारा क्या है, ये एक एनुअल प्लान है। तो जो भी कंपनी होती है उनका भी कुछ फाइनेंशियल ईयर होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, मान लीजिए क्लॉथिंग की, रिलायंस हो गया, अपना बिग बाज़ार हो गया, मैक्स हो गया, पेंटालून हो गया, उनके भी एक फाइनेंशियल ईयर में उनको देखना होता है कि कंपनी की करंट सिचुएशन क्या है, कितने माल स्टॉक में है, कितने बिक गए हैं, कितना प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो ये सारा क्या है, इसको हम कहते हैं एनुअल प्लान। और एक ये शॉर्ट टर्म प्लान होता है, 1 साल का हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म प्लान। तो आप सभी लोगों का भी एक शॉर्ट टर्म प्लान होगा। अगर मैं आप लोगों का बात करूं तो वीकली प्लान आप लोगों का होना चाहिए। वीकली, इस वीक में मुझे ये टारगेट करना है और इतना स्टडी मुझे करना है। अगर मुझे रीजनिंग ख़त्म करनी है तो करनी है, या फिर मुझे इकोनॉमिक्स मार्केटिंग CRM ख़त्म करना है तो करना है। तो ये एक शॉर्ट टर्म प्लान होता है। अ शॉर्ट टर्म प्लान दैट डिस्क्राइब द कंपनीज करंट सिचुएशन, इट्स ऑब्जेक्टिव, द स्ट्रेटेजी एंड एक्शन प्रोग्राम एंड द बजट
फॉर द ईयर अहेड एंड कंट्रोल। तो एक साल के लिए जो बजट वगैरह अलोकेट करते हैं और एक्शन स्ट्रेटेजी परफॉर्म करते हैं, तो इसे कहते हैं शॉर्ट टर्म प्लान या फिर एनुअल प्लान। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद आता है लॉन्ग रेंज प्लान। तो लॉन्ग रेंज प्लान का मतलब आप समझ रहे होंगे कि बहुत सारे नेक्स्ट सेवरल ईयर तक आने वाले जो 10 साल हैं, 15 साल में हैं, उनका क्या प्लानिंग रहेगा। तो ये प्लानिंग को देख करके, जिसे बोलते हैं ना दूरदर्शी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अग्र सोचे सदा सुखी, ऐसा कुछ एक कहावत है, आप लोग सभी जानते होंगे। तो इन कंपनियों को दूर की सोचनी होती है। अगर कोडैक और जो नोकिया है वो अगर आने वाले 20 सालों में सोचे रहते तो आज उनकी मार्केट वैसी ही थी जितना स्ट्रांग वो पहले होते थे 90s के ज़माने में। ठीक है, तो इसीलिए लॉन्ग रेंज प्लान होना चाहिए। अ प्लान दैट डिस्क्राइब द प्रिंसिपल फैक्टर एंड फोर्सेस अफेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन during the next several year, including the long term objective, chief marketing strategy used to attend them and resources required। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करते हुए स्ट्रेटेजी अप्लाई करना होता है ताकि आने वाले नेक्स्ट सेवरल ईयर तक उनका मार्केट में पकड़ हो। ठीक है, कंज्यूमर उनसे दूर ना जाए, रिटेन रहें। तो ये समझ में आया लॉन्ग टर्म प्लान। और जो आखिरी प्लान है वो स्ट्रेटेजिक है, नाम से ही स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। तो सोच रहे होंगे आप लोग कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का मतलब है, देखिए, जो कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एनवायरनमेंट है, जैसे कि अ प्लान दैट डिस्क्राइब हाउ अ फर्म विल अडॉप्ट टू take advantage of opportunity in its constantly changing environment, thereby maintaining a strategic fit between the firm's goal and capability and its changing market opportunity। तो देखिए चेंजिंग एनवायरनमेंट है। मान लीजिए आज की अगर मैं डेट में बात करूं तो जैसे कि कोविड की सिचुएशन है और बहुत ज़्यादा मार्केट अप डाउन हो रहा है लॉकडाउन की वजह से, कभी ओपन हो रहा है लॉकडाउन, कभी लग रहा है। तो इस तरीके से क्या है, चेंजिंग अपॉर्चुनिटीज़ है कंपनी के सामने। तो उस सिचुएशन में भी कंपनी को एक प्लान प्रिपेयर करना होता है कि जो भी मार्केट अभी चेंज हो रहा है उसको क्या करना, उनको हैंडल करना है। तो ये सब प्लानिंग और ये सब बैकअप भी वो रखे हुए होते हैं। तो इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। आई थिंक ये आप लोगों को अच्छी तरीके से क्लियर होगा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या है, लॉन्ग रेंज प्लान क्या है और इसमें शॉर्ट टर्म या फिर एनुअल प्लानिंग क्या है। ठीक है, तो आप लोग, मैं उम्मीद करती हूँ कि अच्छे से आप लोग प्लान करेंगे। अगर नहीं किए हैं तो अभी से आप अपना प्लान शुरू कर दीजिए, क्योंकि बिना प्लान किए हुए कोई भी चीज़ एग्जीक्यूट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, एक्सेप्शन आप छोड़ दीजिए। अब आता है हमारा प्लानिंग प्रोसेस। तो प्लानिंग प्रोसेस कितने पार्ट में, स्टेजेस में डिवाइड किया गया, देखिए ये हर जगह एप्लीकेबल है। ये सिर्फ कंपनी में ही नहीं, ये हर एक लोगों की लाइफ में भी एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला क्या है, एनालिसिस। ठीक है, एनालिसिस। उसका दूसरा वाला पार्ट है प्लानिंग, थर्ड स्टेज है इम्प्लीमेंटेशन एंड फोर्थ स्टेज है कंट्रोल। ठीक है, तो देख लीजिए ये डायग्राम आई थिंक आप लोगों को थोड़ा सा ब्लर आ रहा होगा, लेकिन जिस भी मैं बुक से ली हूँ, फिलिप कोटलर की बुक से है, तो उसमें इसी टाइप का थोड़ा सा डायग्राम दिया हुआ था ब्लर, लेकिन देखिए आई थिंक थोड़ा बहुत आप लोगों को विजिबल होगा। तो दोस्त सबसे पहला पार्ट होता है वो हमेशा होता है एनालिसिस। एनालिसिस होता है, कंपनी एनालाइज करती है कि मार्केट को एनालाइज करने के बाद कि उस मार्केट में किस पर्टिकुलर चीज़ की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एनालाइज करती हैं, उसके बाद उसको प्लान करती है। वो कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है। ठीक है, वो कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, किस भी सोसाइटी के लिए हो सकता है, कोई भी कंट्री हो सकती है। वो एनालिसिस करती है कि किस टाइप के पीपल रहते हैं। ठीक है, और मान लीजिए अगर कोई हाई क्लास सोसाइटी है तो हाई क्लास सोसाइटी में अलग ही रिक्वायरमेंट होती है बहुत ज़्यादा, मिडिल क्लास फैमिली की अलग ही रिक्वायरमेंट होती है, और जो बिलो पॉवर्टी लाइन के हैं उनकी रिक्वायरमेंट अलग होती है। तो वो मार्केट को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। ठीक है, एनालाइज करने के बाद क्या है, प्लान करते हैं। तो फिर उसके बाद उन्होंने वो प्लानिंग शुरू कर दी है, मार्केट एक प्लान डेवलप करते हैं कि हाँ आने वाले समय में हम ये करेंगे वो करेंगे, लॉन्ग टर्म प्लान करते हैं। उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट यानी कि एक्शन लेना, एक्शन में जो एक्शन लेते हैं उसको कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन। जो प्लान है, प्लान का अब उसको एग्जीक्यूट करने को कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन। और फिर कंट्रोल क्या है, कंट्रोल का मतलब ये है कि जो प्लानिंग है रिज़ल्ट मेजर किए कि हाँ इस प्रोडक्ट से
हमें मान लीजिए 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है पर एनम, तो उसको क्या किए, रिज़ल्ट को एनालाइज किए और मान लीजिए प्रॉफिट होना चाहिए था 1.5 लाख का, लेकिन 1 लाख का हो रहा है, थोड़ा बहुत कम हो रहा है, तो उसको क्या किए, फिर वो इवैल्यूएट करके करेक्टिव एक्शन लेंगे कि किस तरीके से हम अपने 1.5 लाख का टारगेट अचीव कर पाएँ। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। अब जैसे टेक्निकल जो स्टूडेंट्स होंगे वो समझ पा रहे होंगे कि ये कंट्रोल सिस्टम है। कंट्रोल सिस्टम में भी हम ऐसा ही पढ़ते थे कि मेन इनपुट था, आउटपुट था और एक फीडबैक था, और यहाँ पर जो फीडबैक है वो क्या काम करता है, करेक्टिव एक्शन काम करते हैं। इसीलिए ये करेक्टिव एक्शन विद द हेल्प ऑफ फीडबैक, जो कंपनी आप लोगों को हमेशा फीडबैक मांगती है, फीडबैक फॉर्म फिल करिए, फीडबैक दीजिए, तो ये इसे कहते हैं करेक्टिव एक्शन। तो एनालिसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड देन कंट्रोल पार्ट, ये आपके एग्ज़ाम के लिए भी यूज़फुल है। देखिए एग्ज़ाम में आप लोगों को अभी तैयारी के लिए समय है, ठीक है। अगर आप DFCCL की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो समय है आप लोगों के पास, जितने भी मंथ है, मान लीजिए 1 या 2 मंथ है, उसको पहले तो प्रॉपर अपने आप को एनालिसिस करिए, क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करिए, खुद का सेल्फ एनालिसिस प्लस क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं और मेरा लेवल कैसा है, ठीक है, मैं कहाँ एग्जिस्ट कर रहा हूँ, उसको आप क्या करिए, सबसे पहले तो एनालिसिस करिए। उसके बाद आप एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ प्लान करिए कि मान लीजिए अगस्त है, अगस्त के फर्स्ट वीक में अभी चल रहा है जैसे कि, तो फर्स्ट वीक में मेरा क्या टारगेट है, कितने सब्जेक्ट मुझे कंप्लीट करना है, फिर वीकली टेस्ट दिलाइए, ठीक है, टेस्ट दिलाइए, उस प्लान को एग्जीक्यूट करिए। फिर मंथ में, अगस्त के मंथ तक मेरा क्या क्या सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए वो आप प्रॉपर प्लानिंग करिए। इवन मैं डेली जब मैं एज अ स्टूडेंट प्रिपरेशन करती थी स्टूडेंट लाइफ में, तो मैं हर एक दिन का डेटा जो भी है, मान लीजिए मैंने एक चार्ट बना करके अपने वॉल में पेस्ट करती थी, उसमें एप्टीट्यूड, उसमें रीजनिंग, उसमें GSG के, उसमें टेक्निकल के सब्जेक्ट होते थे और जो एक्स्ट्रा जो सब्जेक्ट होते थे वो, तो उसका मैंने बनाया था और टाइम लिखती थी मैं कि इतने से इतने देर तक मुझे क्या करना है, एप्टीट्यूड सॉल्व करना है, सपोज 2 घंटे रीजनिंग सॉल्व करने हैं। तो वो जब मैं कर लेती थी तो उस दिन रात का मेरा ये काम था कि उसको मैंने टिक कर देती थी, ठीक है, टिक कर देती थी, यानी कि ये चीज़ मैंने आज कवर किया है। और जब हफ्ते भर आप एनालाइज करेंगे कि हाँ इतना मैंने पढ़ा है, तो एक ज़बरदस्त लेवल का कॉन्फिडेंस आप लोगों को दिखेगा। तो ये सब प्लानिंग आप भी करिए, तभी आप लोगों का एग्ज़ाम क्लियर होगा। उसके बाद उसको कंट्रोल करने के लिए मेजर रिजल्ट, अब रिजल्ट आप कैसे करेंगे, उसके लिए आप लोगों को टेस्ट सीरीज अटैम्प्ट करना होगा। तो किसी भी आप इंस्टीट्यूट का किसी भी आप उसका टेस्ट सीरीज ले लीजिए और टेस्ट सीरीज ले करके आप लोगों को मार्क्स शेयर क्या करिए कि कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट बात मानिए कि आप शेयर करते हैं और उसके लिए मुझे अच्छा लगता है कि आप लोगों के अच्छे स्कोर आ रहे हैं, ठीक है। फिर उसको इवैल्यूएट करिए और देन करेक्टिव एक्शन लीजिए। करेक्टिव एक्शन कैसे लेंगे, जो क्वेश्चन आप लोगों से नहीं बना उसको आप क्या करिए, उसको आप एक कॉपी में नोट डाउन करके हुए चलिए और फिर देखिए कि ये टॉपिक अगर मुझे नहीं आता है तो उसको रिवीजन करिए, और अगर आता है तो रिवीजन करिए, नहीं आता है तो उसको कहीं ना कहीं से पढ़ने की कोशिश करिए। तो ये एक आपका पूरा ओवरऑल स्ट्रेटेजी देखिए मैंने शेयर कर दिया आप लोगों के DFCCL के लिए भी। खैर ये मार्केटिंग के टर्म में भी ऐसा ही होता है, सेम सब कुछ। तो ये जो थ्योरी लिखा हुआ है देखिए, ये यही सब लिखा हुआ है। कंपनी को एक प्लान एनालिसिस करना चाहिए कंप्लीट, और उसके बाद उसको अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। एनवायरमेंटल थ्रेट होता है, एनवायरमेंटल थ्रेट को अवॉइड करने का मतलब ये है कि उनके कॉम्पिटिटर भी तो बैठे हुए हैं। जैसे बिस्किट की मान लीजिए कोई कंपनी है, तो बिस्किट की कंपनी इतने सारे आजकल है कि सब अपना अपना जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव करना चाहते हैं। जैसे कि पहले के ज़माने में ज़्यादा पार्ले जी आता था, G फॉर जीनियस, लेकिन आजकल इतने सारे कॉम्पिटिटर हैं, इतने सारे कॉम्पिटिटर, अगर थोड़ा बहुत भी क्वालिटी में इधर उधर हुआ तो लोग वो चीज़ यूज़ करना छोड़ देते हैं। तो उनको ये भी चीज़ देखना है, एनवायरमेंटल थ्रेट। उसके बाद जो कंपनी है उनको खुद को अपना स्ट्रेंथ वीकनेस एनालाइज करना होता है, जिसे हम बोलते हैं SWOT, SWOT एनालिसिस। मैंने CRA में पढ़ाया था, याद करिए। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, ठीक है। तो थ्रेट मैंने बता दिया, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस जो है इंटरनल होते हैं कंपनी के, खुद का वीकनेस देखना होता है। सिमिलरली आप लोगों को अपना भी वीकनेस देखना होगा कि आपके अंदर वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। वीकनेस पे आप लोगों को वर्कआउट करना है और स्ट्रेंथ है तो उसको और मजबूत करना है। अपॉर्चुनिटी ये है कि आप लोगों का एग्ज़ाम आने वाला है, वैकेंसी है बहुत सारी है। थ्रेट क्या है, थ्रेट आप लोगों का आपके कॉम्पिटिटर हैं जो आप लोगों से ज़्यादा पढ़ रहे हैं। अगर आप 5 घंटा पढ़ रहे हैं तो फटाफट से 10 घंटा पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि कोई 11 घंटा पढ़ रहा है, कोई 12 घंटा पढ़ रहा है। तो ये हो गया थ्रेट। समझ में आया आप सभी लोगों को।
अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है सेशन तो लाइक करिए और कमेंट करिए कि अच्छा लग रहा है मैम सेशन। फिर प्लानिंग हो गया, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन पार्ट हो गया। प्लानिंग का जैसे मैंने बता दिया कि हर एक चीज़ हम लोगों को प्लानिंग करनी होती है इन ऑर्डर टू अचीव द ओवरऑल स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। इम्प्लीमेंटेशन मतलब एक्शन, जो भी प्लान हम लोग बनाए हैं और प्लान देखिए बिल्कुल फिजिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप बिल्कुल 24 में से 20 घंटे पढ़ रहे हैं और आपने ऐसा प्लानिंग बनाया है कि बिल्कुल 20 घंटे में पढ़ के दिखा दूंगा, ये फिजिबल नहीं है। किसी भी हालत में कोई भी बच्चा 20 घंटा नहीं पढ़ सकता। आप पढ़ सकते हैं, एक्सेप्शनल हमेशा अलग होते हैं। तो फिजिबल प्लानिंग बनाइए, जितना भी आप पढ़ना चाहते हैं उतना पढ़िए। तो इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है। तो ये कंपनी भी ऐसे ही करती है, मार्केटिंग के टर्म में एक फिजिबल प्लानिंग होनी चाहिए। अगर मान लीजिए एक कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो उसका एक फिजिबिलिटी होना चाहिए। ये हो गया एक्शन को। और लास्ट हमारा क्या था, लास्ट हमारा कंट्रोल है। कंट्रोल का मतलब क्या है, करेक्टिव एक्शन, मेजर करना जो भी रिजल्ट आएगा। आई थिंक ये आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर होगा। फिर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में जैसे कि मैंने बताया, इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्वॉट एनालिसिस पढ़ते हैं। स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, ये मैंने डिस्कस कर दिया। और CRM में मैंने डिस्कस किया था। तो जितने भी स्टूडेंट्स हमसे नए जुड़ रहे हैं, आप हमारे CRM की क्लास देख लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, या फिर आप हमारे प्लेलिस्ट से भी चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में स्ट्रेटेजिक ऑडिट पढ़ते हैं, जो अभी मैंने आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ कि ऑडिट क्या होता है। स्वॉट एनालिसिस हम लोगों ने देख लिया। पोर्टफोलियो एनालिसिस में आप लोगों को समझा चुकी हूँ, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक कॉमन है मार्केटिंग और अपना CRM में। स्ट्रेटेजिक ऑडिट, अब आप सोच रहे होंगे कि ऑडिट क्या है, ठीक है। ऑडिट क्या चीज़ है, तो ऑडिट अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो क्या होता है, हिंदी में होता है निरीक्षण, किसी चीज़ का निरीक्षण करना या फिर एग्जामिनेशन करना इंग्लिश में, ठीक है। इंग्लिश तो SSC के थ्रू जो पोस्ट निकलती हैं उसमें होता है ऑडिट ऑफिसर का, तो वो क्या करते हैं, निरीक्षण में करते हैं, एग्जामिनेशन मेनली करते हैं। सिमिलरली क्या होता है, कंपनी अगर कोई है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनका भी क्या होता है, ऑडिट किया जाता है, ठीक है। ऑडिट की जाती है, एक एक्सटर्नली की जाती है और एक इंटरनली की जाती है। ऑडिट यानी कि सिंपल सी लैंग्वेज में मैं बात करूं तो निरीक्षण, किसी भी चीज़ का जांच पड़ताल, ठीक है। और एग्जामिनेशन इंग्लिश में। तो अब अगर एक्सटर्नल ऑडिट, देखिए ये टेक्निकल डेफिनेशन फिर से आ गया आप लोगों के मार्केटिंग के टर्म्स में। एक्सटर्नल ऑडिट क्या है, अ डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ द मार्केट, कंपटीशन, बिजनेस, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन विच द ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स। तो ये क्या है, एक्सटर्नल ऑडिट मतलब बाहर की चीज़ें, बाहर की चीज़ें यानी कि मार्केट का, अगर कोई कंपनी है तो उसके कॉम्पिटिटर का यानी कि कंपटीशन का, बिजनेस का, एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक मतलब पैसे से जो रिलेटेड होता है उसका। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाती है, एक कंपनी के लिए एक्सटर्नल ऑडिट होता है। समझ में आया। एग्जाम्पल अगर मैं दूँ तो देखिए, फ्लिपकार्ट और अगर आप अमेज़न लेंगे तो ये एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, एक दूसरे को पहले तो मार्केट को एनालिसिस करते हैं, फिर एक दूसरे के कंपटीशन देखते हैं कि मेरे कॉम्पिटिटर है, कैसा डिलीवरी होना चाहिए, कैसा उसका कस्टमर सर्विस होना चाहिए, ये सारी चीज़ें देखते हैं, ठीक है। और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को भी देखते हैं, पैसे वैसे का जो रहता है वो सेम प्रोडक्ट कई बार किसी में 50 रुपये महंगा आ जाता है, किसी में सस्ता आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें एक्सटर्नल ऑडिट। अगर आप लोगों को क्वेश्चन आएगा, मान लीजिए MCQs क्वेश्चन, ऐसा कुछ स्टेटमेंट बोल दिया, मान लीजिए अ डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ द मार्केट, कॉम्पिटिशन, बिजनेस एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन विच द ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट इज कॉल्ड व्हाट, तो इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल ऑडिट। समझ में आया। इंटरनल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट मतलब क्या है, अपना जो है खुद का, मतलब अपना खुद का अंदर मेरे क्या है, जैसे कंपनी है तो कंपनी में वैल्यू चेन एनालिसिस होता है, मतलब बहुत सारे उसके क्या होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, उसके पॉलिसीज़ होते हैं, और उसके फिर ऐसे बहुत सारे अंदर स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। मैनेजर होते हैं, तो एक मैनेजमेंट पूरी टीम होती है, एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनके वर्कर्स होते हैं, ये सारे क्या है, ये इनके खुद के इंटरनल ऑडिट हैं। उनको उन पे वर्कआउट करना, उनका एवेल्युएशन करना कि जो भी पॉलिसी है वो फिजिबल है कि नहीं, सुइटेबल है कि नहीं, वर्कर प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं, एम्प्लॉय के बीच में कैसा रिलेशन है, आपस में कैसा संबंध है। तो ये सारी चीज़ें को निरीक्षण करना, एग्जामिनेशन करने को कहते हैं इंटरनल ऑडिट।
और ये जो है ये इंटरनल ऑडिट एग्जामिनेशन ऑल एस्पेक्ट ऑफ द कंपनी इंटरनल का होता है। और जो ये वैल्यू चेन मॉडल है, ठीक है, जो मैं आगे आप लोगों से अच्छे तरीके से डिस्कस करूंगी। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन DFCCL एग्जीक्यूटिव OPBD 2018 के क्वेश्चन पेपर में आया भी हुआ है वैल्यू चेन। तो इसे जिन्होंने दिया था उनका नाम है माइकल पोर्टर। तो यहाँ से भी आप एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। माइकल पोर्टर जो है वो डिस्क्राइब किए थे होल वैल्यू चेन मॉडल को। ठीक है, समझ में आया इंटरनल ऑडिट एंड एक्सटर्नल ऑडिट। अब ये आता है बैलेंस शीट, तो इसे भी आप ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिए। डेफिनेशन आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बैलेंस शीट का मतलब क्या है? एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। इट इज़ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट शो एसेट्स, लायबिलिटीज एंड नेट वर्थ ऑफ अ कंपनी एट अ गिवन टाइम। गिवन टाइम का मतलब मान लीजिए कि 1 साल का टारगेट अगर रखे हैं वो एनुअल प्लान, तो उस एनुअल प्लान में एसेट क्या है, लायबिलिटीज़ क्या है उनकी, और नेट वर्थ कितना है, यानी कि कितना आ रहा है, कितना जा रहा है और कितना प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो ये एक क्या होता है, ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। जैसे कि हमारा बजट है, तो बजट में भी यही चीज़ रहती है कि कितना एलोकेशन है, हर एक पे कितना आ रहा है, कितना जा रहा है। तो ये सारे को क्या है, गिवन टाइम पीरियड के लिए एक स्टेटमेंट बना दिया जाता है, उसे कहते हैं बैलेंस शीट। ठीक है, बही खाता वगैरह भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है। उसमें भी क्या होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं तो वो भी क्या करते हैं, बही खाता में मेंटेन करके रखते हैं, कितना लिए, कितना दिए और कितना प्रॉफिट, ये सब चीज़ें मेंटेन करके रखते हैं वो, है ना। समझ में आया? सॉरी। तो ये हो गया आप लोगों का बैलेंस स्टेटमेंट। अब आता है ऑपरेटिंग स्टेटमेंट। ऑपरेटिंग स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि इसे हम और क्या कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप स्टार मार्क करिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या फिर इनकम स्टेटमेंट कहते हैं इसे। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा कि मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का दूसरा नाम क्या है, इज ऑल्सो कॉल्ड, तो आप कहेंगे ऑपरेटिंग स्टेटमेंट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है दैट शो द कंपनी सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एक्सपेंसेस गिवन अ ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइम। तो मेनली ये क्या है, ये भी इसी एक तरीके का ही है, लेकिन इसमें प्रॉफिट एंड लॉस सारी चीज़ें लिखी होती है, स्टेटमेंट होता है। समझ में आया? तो ये 3-4 चीज़ें जो थी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट थी। ओके, अब बिजनेस पोर्टफोलियो। बिजनेस पोर्टफोलियो क्या होता है? ठीक है, पोर्टफोलियो तो वैसे मैंने समझाया है आप लोगों को, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में पूरा एक चीज़। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पर क्या है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ बिजनेस एंड प्रोडक्ट दैट मेकअप द कंपनी। मेकअप द कंपनी का मतलब है वो ऐसा कलेक्शन ऑफ बिजनेसेस हैं, बहुत सारे अलग अलग बिजनेस हैं और उनके प्रोडक्ट हैं, सारे को मिला करके एक कंपनी बन जाती है, उनके एम्प्लॉई हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें को कहते हैं बिजनेस पोर्टफोलियो। ठीक है, द बेस्ट बिजनेस पोर्टफोलियो इज द वन दैट कंपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस टू अपॉर्चुनिटी इन द एनवायरमेंट। ठीक है, समझ में आया? वैसे भी हर कंपनी को स्ट्रेंथ और वीकनेस देखना ही होता है। हर कंपनी में ज़रूरी नहीं है कि हमेशा स्ट्रेंथ होगा, कुछ ना कुछ वीकनेस होते हैं, तो उस वीकनेस को क्या करना होता है, दूर करना होता है। ठीक है, तो आप लोग में भी अगर कोई आप लोगों का ऐसा लगता है कि कोई वीक सब्जेक्ट है या फिर आपकी कोई वीक हैबिट है जो आप लोगों को सक्सेस से रोक रही है, उसको आप लोग पॉइंट आउट करिए। ठीक है, और एक हम पढ़ते थे जब IAS की तैयारी करते थे तो फिश बोन डायग्राम होता था, उसमें ये बताता था कि रूट कॉज क्या है, जो भी रीज़न है। तो मान लीजिए जैसे आप लोगों को सक्सेस नहीं मिल रहा है तो पहले आप उसका रीज़न फाइंड आउट करिए, क्या आप सच में उतनी मेहनत कर रहे हैं, पहली पॉइंट। सेकंड पॉइंट, क्या आप सच में आप लोगों को नॉलेज है, सेकंड पॉइंट। अगर नहीं है तो उस पर वर्कआउट करिए, अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो उस पर वर्कआउट करिए। ठीक है, सिमिलरली आप लोग सच में क्या टेस्ट सीरीज दे करके अपने आप को एनालाइज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो वो करिए। उसके बाद आप जो भी आपकी हैबिट है उसको आप और रूटीन है उसको फॉलो कर रहे हैं, प्रॉपर प्लान कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो यही चीज़ लिखा हुआ है। बिजनेस पोर्टफोलियो तो मैंने समझा दिया, द कलेक्शन ऑफ बिजनेस एंड प्रोडक्ट दैट मेकअप द कंपनी, एंड पोर्टफोलियो एनालिसिस भी वही होता है, मेन सेम चीज़ लिखा हुआ है, अलग अलग टर्मिनोलॉजी दे दिया है। अ टूल बाय विच मैनेजमेंट आइडेंटिफाई एंड इवेल्युएट वेरियस बिजनेसेस दैट मेकअप द कंपनी। समझ में आया? तो ये सारी टर्मिनोलॉजी एक ही है, लेकिन अलग से फिलिप कोटलर की बुक में दिया हुआ था, तो मैंने सोचा कि शायद आप लोग के एग्ज़ाम में पूछ ले। ठीक है, समझ में आया? अब क्या है SBU, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। तो आप लोगों को सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म
याद रखना है। SBU स्टैंड फॉर पूछ सकता है स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, इसकी जगह कोई ऑप्शन भी फिट कर सकता है। तो अ यूनिट ऑफ कंपनी दैट हैज़ अ सेपरेट मिशन एंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है, जहाँ भी स्ट्रेटेजी की बात किया मतलब ऑब्जेक्टिव आप समझ लीजिए, जो भी गोल है कंपनी का मिशन है वो हो गया। दैट कैन बी प्लान इंडिपेंडेंटली फ्रॉम अदर कंपनी बिजनेसेस, जिसको प्लान करना होता है। एंड एन SBU कैन बी अ कंपनी डिवीजन, प्रोडक्ट लाइन विद इन अ डिवीजन और सम टाइम अ सिंगल प्रोडक्ट और ब्रांड। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई ब्रांड है तो उस ब्रांड को बनाने में क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी, अगर कोई सिंगल प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो उसमें कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, इसे कहते हैं सिंपल बिजनेस स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, सिंपल नहीं सॉरी, ठीक है। तो आप लोगों को आई थिंक ये अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ वो ये है प्रोडक्ट मार्केट अपॉर्चुनिटी मैट्रिक्स। इसे ट्रिपल स्टार मार्क करिए। जैसे कि पिछले बार का क्वेश्चन अगर आप देखेंगे मार्केटिंग में तो वहाँ पर एक BCG मैट्रिक्स आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। तो वो इम्पॉर्टेंट तो था ही, लेकिन हो सकता है इस साल के पेपर में आप लोगों को ये मैट्रिक्स पूछ दिया जाए, प्रोडक्ट मार्केट अपॉर्चुनिटी मिक्स। अब ये क्या चीज़ है, बहुत टफ लग रहा है मैम, कभी सुने नहीं है, क्या करें। देखिए मैं अभी आप लोगों को समझाऊंगी, सिंपल से लैंग्वेज में समझाऊंगी एग्जाम्पल के थ्रू, तो देखिएगा आपको कोई भी चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने खुद फिर दिमाग से कॉमन सेंस से ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर जाएंगे और ये मेरी 100% गारंटी है। आइए देख लेते हैं अब क्या चीज़ है। उससे पहले आप मेरे मोटिवेशन के लिए लाइक करिए, शेयर करिए और शेयर करते हुए जाइए, सब्सक्राइब करिए, तो अच्छा लगेगा मुझे भी और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक बार इसका हम डिटेल्स देख लेते हैं कि किन्होंने इनको डेवलप किया था। तो इस मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स। तो दिस मैट्रिक्स इज ऑल्सो नोन एज द प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स, ठीक है। एक फर्स्ट पॉइंट समझ में आया। सेकेंड पॉइंट, जिन्होंने इसको दिया था उनका नाम इग्नोर एंसॉफ है। क्या है, इग्नोर नहीं सॉरी, इगोर एंसॉफ है। रशियन अमेरिकन ये है बॉर्न, इगोर एंसॉफ नाम के ये व्यक्ति, इन्होंने इन्हें इस मैट्रिक्स को डिफाइन किया था, डेवलप किया था। तो इन्हीं के नाम से ये मैट्रिक्स भी आता है। कई बार आप लोगों को ये नाम देखने को मिल सकता है, ये नाम को आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करना है, इगोर एंसॉफ मैट्रिक्स या सिंपली एंसॉफ मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो अगर आप लोगों को क्वेश्चन में पूछा जाता है DFCCL के एंसॉफ मैट्रिक्स के बारे में, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैम ने ये चीज़ बताया था और एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था, तो डेफिनेटली समझ में आएगा, ठीक है। अब ये जो मैट्रिक्स है, द प्रोडक्ट मार्केट अपॉर्चुनिटी मैट्रिक्स आइडेंटिफाई द फोर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, ठीक है। यहाँ पर जो स्ट्रेटेजी अपनाई जाती है वो 4 तरीके का अपनाई जाती है। देखिए सबसे पहले तो एक बार देख लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को मैट्रिक्स के थ्रू समझाऊंगी। तो देखिए पहला है मार्केट पेनिट्रेशन, दूसरा है मार्केट डेवलपमेंट, तीसरा है प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड फोर्थ है डाइवर्सिफिकेशन। अब आप बिल्कुल ये नया टर्म लग रहा होगा, तो देखिए जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट क्या हो सकता है, वो प्रोडक्ट नया भी हो सकता है जिसे हम कहते हैं न्यू प्रोडक्ट, एंड वो प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग भी हो सकता है जिसे हम कहते हैं एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। समझ में आया। ऑलरेडी जो प्रोडक्ट होते हैं तो उसको कहते हैं एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, कोई नया प्रोडक्ट आने वाला है तो न्यू प्रोडक्ट। सिमिलरली जो मार्केट है वो भी नया मार्केट हो सकता है या फिर पुराना मार्केट भी हो सकता है जिसे कहते हैं हम एग्जिस्टिंग मार्केट। तो एग्जिस्टिंग मार्केट, न्यू मार्केट, ये 4 आया। तो इसीलिए ये 2x2 मैट्रिक्स बन जाता है। एक तरफ प्रोडक्ट होता है और एक तरफ मार्केट होता है। 4 सेल का होगा। 2x2 मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, 4 सेल के मैट्रिक्स आएंगे। देख लीजिए ये हो गया 2x2 मैट्रिक्स हुआ, सिंपल 2x2 मैट्रिक्स। 2 रो 2 कॉलम हुए। 2 रो 2 कॉलम के लिए सेल कितने आ गए, 4 सेल्स आ गए। तो इसको 4 सेल या फिर 2x2 मैट्रिक्स कहते हैं। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कितने क्रॉस कितने मैट्रिक्स का है, ये वाला एंसॉफ मैट्रिक्स तो 2x2 का है, 4 सेल्स का है। अब मार्केट पेनिट्रेशन का मतलब अगर मैं सिंपली मैं समझाऊं तो देख लीजिए एग्जिस्टिंग मार्केट है, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट एग्जिस्टिंग है, मार्केट पहले से ही है और पहले से ही प्रोडक्ट भी है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट भी है, कोई नया प्रोडक्ट नहीं है, कोई नया मार्केट नहीं है। एक बार आप समझिए, फिर अभी एग्जांपल देती हूँ मैं। फिर आता है मार्केट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलप करना है, यानी कि
प्रोडक्ट तो एग्जिस्टिंग है, पुराना प्रोडक्ट है, लेकिन एक नया मार्केट डेवलप करना है, उसे कहते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, समझ में आया। फिर आता है, उसे कहते हैं मार्केट डेवलपमेंट। फिर थर्ड है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो एग्जिस्टिंग मार्केट है, मार्केट तो पहले से ही है, लेकिन मार्केट में एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने को कहते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, और जो फोर्थ है, फोर्थ सेल है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब मार्केट भी नया है, प्रोडक्ट भी नया है, तो इसे कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। ये 4 तरीके का एग्जिस्ट करता है। अब मैं और अच्छे से समझाऊंगी आप लोगों को, बस देखते रहिएगा। देखिए, एक तरफ है ये वाला, एक तरफ है देखिए एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, एक तरफ है न्यू प्रोडक्ट, सिमिलरली एग्जिस्टिंग मार्केट, न्यू मार्केट। तो ये उधर उधर भी दे सकते हैं, कई बार किसी बुक में यहाँ मार्केट दिया रहता है, यहाँ प्रोडक्ट दिया रहता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी जो मैंने समझाया, देखिए एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, एग्जिस्टिंग मार्केट है, मार्केट भी पुराना है, मार्केट भी पहले का प्रेजेंट है और प्रोडक्ट भी पहले का ही है, तो उसे कहते हैं मार्केट पेनिट्रेशन। आप लोगों के एमसीक्यूज क्वेश्चन में पूछा जाता है इन दिस मैट्रिक्स, अगर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, एग्जिस्टिंग मार्केट है, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है मार्केट पेनिट्रेशन। तो इसमें आप तुक्का क्या मारेंगे? तुक्का नहीं मार सकते, पता होना चाहिए। सेकंड, जैसे हम लोगों ने देखा था प्रोडक्ट डेवलपमेंट, तो नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है एग्जिस्टिंग मार्केट में। ओके, ठीक है। फिर आता है नए मार्केट में कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, पहले का प्रोडक्ट किसी नए मार्केट में लेकर के आना है। और लास्ट वाला क्या है? लास्ट वाला है नया प्रोडक्ट है और नया मार्केट है। समझ में आया? इतनी चीज़ें आप देखिए अभी। फिर ये देखिए, फिर ये देख लेते हैं। अब यहाँ पर कुछ और टर्म है, देखिए, जैसे कि लो रिस्क, हाई रिस्क। ये प्रेजेंट जो लिखा हुआ है, प्रेजेंट मतलब एग्जिस्टिंग, मार्केट एग्जिस्ट कर रहा है, इसको कई बुक में प्रेजेंट लिख देता है। तो इस तरफ मार्केट है, इस तरफ प्रोडक्ट है। जैसा कि मैंने बताया मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट पेनिट्रेशन का अगर मैं एग्जांपल दूँ, देखिए मान लीजिए कोई पतंजलि का प्रोडक्ट है, ठीक है, तो एग्जिस्टिंग मार्केट है, पतंजलि का पूरा मार्केट है। पतंजलि के जो नॉर्मल जो प्रोडक्ट आते थे उनका सेलिंग करना, जैसे कि पतंजलि के क्या आते थे, घी आते थे, पतंजलि के एलोवेरा जेल आते थे, पतंजलि के और क्या आते थे जो पहले पहले आते थे, आयुर्वेदिक सामान आते थे, आयुर्वेदिक मेडिसिन्स वगैरह आते थे। तो वो मार्केट में क्या करना, मार्केट में प्रेजेंट करना और वही चीज़ें रिपीट करते हुए चलना, तो उसको कहते हैं मार्केट पेनिट्रेशन। ठीक है, मार्केट पेनिट्रेशन। तो ट्राइंग टू टेक अ ग्रेटर शेयर ऑफ एन एग्जिस्टिंग मार्केट विथ एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल रीलॉन्चिंग और इंक्रीजिंग द अवेयरनेस। तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो इनिशियली मार्केट में आए थे और अभी भी उनका डिमांड नॉर्मल है। ठीक है, और भी कोई भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, नॉर्मल सा एग्जाम्पल हो सकता है मार्केट पेनिट्रेशन का, कोई भी प्रोडक्ट जो पहले से प्रेजेंट हो और मार्केट भी पहले से प्रेजेंट हो। अब प्रोडक्ट डेवलपमेंट का एग्जाम्पल समझिए। प्रोडक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या है? मार्केट तो पहले का ही है, कोई नया प्रोडक्ट लेकर के आना। फॉर एग्जाम्पल जैसे पतंजलि का क्या होता था, जो नॉर्मली प्रोडक्ट बिकता था, मार्केट तो था, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, पतंजलि के नए नए प्रोडक्ट आ जा रहे हैं। जैसे कि पानी आपने पिया होगा, पतंजलि का कोई जल आता है, जैसे बिस्लेरी आता है, वैसे पतंजलि ने भी अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च किया। ठीक है, प्रोडक्ट अपना लॉन्च किया, तो उसे ही कहते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, समझ में आया? कोई नया प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट में ले करके आना। तो ये क्या है? पहले वाला तो लो रिस्क है, नॉर्मली जो सामान बिकता है वो हमेशा यूज़ में आता है। ठीक है, तो इसका कोई ज़्यादा रिस्क नहीं है पेनिट्रेशन में। फिर अगर हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट में देखें तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में भी मीडियम रिस्क है। अगर मान लीजिए पतंजलि का कोई बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है, तो डेफिनेटली अगर उसको पसंद आएगा वो मार्केट में, तो ज़रूर अगर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होगा तो वो चलेगा। ठीक है, तो ये हो गया, इसमें भी मीडियम रिस्क है। अब थर्ड देख लीजिए, थर्ड क्या है? मार्केट डेवलपमेंट। मार्केट डेवलपमेंट का मतलब क्या है? एक नया मार्केट क्रिएट करना विथ दी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। मतलब पतंजलि के प्रोडक्ट तो हैं लेकिन मार्केट नया है। मान लीजिए इंडिया में अभी पतंजलि के प्रोडक्ट बहुत चलते हैं, तो ये एग्जिस्टिंग मार्केट है। और अगर वो फॉरेन में अगर मान लीजिए मार्केट अपना डेवलप करता है, जैसे कि अदर कंट्रीज़ में, विदेश में, तो आजकल तो विदेशों में भी पतंजलि के प्रोडक्ट जाने लगे हैं। तो वहाँ पर क्या है? वहाँ एक नया मार्केट है, तो उसके लिए वो क्या हो जाएगा? मार्केट डेवलपमेंट आएगा। इसमें भी मीडियम रिस्क है
क्योंकि ब्रांड वैल्यू है। यही एग्जांपल मैं पतंजलि का दे रही हूँ, आप कोई भी एग्जांपल अपने हिसाब से चूज कर लीजिए, कोको कोला वगैरह का भी एग्जांपल आ सकता है इसमें, ठीक है, समझ में आया। सिमिलरली आप डेयरी मिल्क का भी एग्जांपल वगैरह देख सकते हैं। अब उसके बाद आ जाता है डाइवर्सिफिकेशन। तो डाइवर्सिफिकेशन सबसे एक हाई रिस्क जोन है। हाई रिस्क जोन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट भी नया है और मार्केट भी नया है, ठीक है, प्रोडक्ट भी नया है और मार्केट भी नया है। तो मान लीजिए कि कोई मान लीजिए पतंजलि का पहले क्या प्रोडक्ट वगैरह आता था, आयुर्वेदिक वगैरह प्रोडक्ट आता था। अब मान लीजिए पतंजलि का कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान आने लगा, तो वो बिल्कुल अलग हो जाएगा फील्ड से। तो कंज्यूमर ये सोचेंगे कि अभी इसका तो आयुर्वेदिक सामान आता था, घरेलू सामान आता था, अचानक से कैसे इसका कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान आने लगा। तो ये हो जाएगा एक हाई रिस्क जोन हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को डाइवर्सिफिकेशन में एक और बेस्ट एग्जांपल दूंगी, तो उसके थ्रू आप लोगों को ये चीज़ समझ में आएगा। तो मार्केट पेनिट्रेशन मतलब एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग मार्केट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट का मतलब एग्जिस्टिंग मार्केट, न्यू प्रोडक्ट। मार्केट डेवलपमेंट मतलब न्यू मार्केट, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। एंड डाइवर्सिफिकेशन का मतलब न्यू प्रोडक्ट, न्यू मार्केट। समझ में आया। तो इसे ही कहते हैं 4x4। अब ये सारी जो चीज़ें लिखी हुई है देख लीजिए, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, मार्केट प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डाइवर्सिफिकेशन, ये सारी चीज़ें वही चीज़ लिखी है जो मैं आप लोगों को अभी समझाई हूँ। तो प्लीज़ आप इसे एक बार पॉज करके देख लें या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ लें। समझ में आया। अब देखिए एक डाइवर्सिफिकेशन का मैं आप लोगों को एग्जांपल देने जा रही हूँ। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब जैसे कि आईटीसी कंपनी का आप लोग देखे होंगे और स्क्रीन में जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं क्या है, ये सिगरेट है, ठीक है। तो कोई भी प्रमोशन मैं नहीं कर रही हूँ, सिगरेट वैसे भी आप लोगों को नहीं पीना चाहिए। जितने भी कैंसर कॉजिंग एलिमेंट है, तंबाकू हो गया, ये इसका तंबाकू भी आता था आईटीसी का, सिगरेट्स भी आते थे। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, मैम अगर समझते हैं आप लोग, तो जितने भी स्टूडेंट्स का ये बैड हैबिट है प्लीज़ आप उसे अवॉइड करिए, क्योंकि आप लोगों के आगे पीछे भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आप लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है, और सपोर्ट आप लोगों की चाहिए। तो ये सब चीज़ें आप बिल्कुल यूज़ ना करें, छोड़ दीजिए अपने जो भी हैबिट्स हैं। खाने के लिए और भी अच्छे अच्छे सामान हैं, उसका आप लोग यूज़ करिए। तो देखिए जो आईटीसी कंपनी है, आईटीसी कंपनी पहले क्या करती थी, सिगरेट वगैरह को, सिगरेट पहले नहीं अभी भी होता है, आईटीसी के सिगरेट्स आते हैं, आईटीसी के क्या आते हैं, तंबाकू आते हैं, टोबैको आते हैं, और इसका नाम भी वही है। देख लीजिए यहाँ पर इस कंपनी का नाम भी वही है। एक तो सबसे पहले इसका आईटीसी एक इंडियन कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है, वेस्ट बंगाल में, और ये मेनली सिगरेट वगैरह प्रोड्यूस करती है ये कंपनी। ये एस्टैब्लिश हुई थी कंपनी 1910 में इम्पीरियल टोबैको कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम पे, ठीक है, और उसको फिर रीनेम कर दिया गया था इंडिया टोबैको कंपनी लिमिटेड इन 1970, और इसको फिर लेटर आईटीसी लिमिटेड कर दिया गया था 1974 में। तो ये कंपनी पहले क्या करती थी, ये कंपनी सिगरेट वगैरह और ये जो भी आइटम है कैंसर कॉजिंग एलिमेंट वो सब बनाती थी। अब अचानक से क्या हुआ, अचानक से ये सारी प्रोडक्ट जो आप डेली यूज़ करते हैं, आप डेली यूज़ करते हैं, आशीर्वाद आटा, सनफिस्ट का बिस्किट खाते हैं, बिंगो मैडेंगल्स खाते होंगे, आप लोगों को अच्छा लगता होगा, बी नेचुरल का जूस वगैरह आता है, yippee नूडल्स आता है, ठीक है। तो ऐसे और भी मिंटो फ्रेश आ गया, और जो मेन कंपनी है वो मैं जैसे मैं सुनी हूँ वो बता देती हूँ। सेवलन आ गया, एंगेज का आपका डीओ वगैरह यूज़ करते हैं, मंगलदीप अगरबत्ती यूज़ करते हैं, वीवेल का साबुन, फियामा डिवल्स का साबुन यूज़ करते हैं, और क्लासमेट की कॉपी यूज़ करते हैं। तो ये सारे क्या चीज़ें, ये सारे आईटीसी के प्रोडक्ट्स हैं। और अगर आपको ये नहीं बिलीव हो तो आप एक बार इसको पीछे इसका स्पेसिफिकेशन पढ़िए। तो एकदम से जो कैंसर कॉजिंग एलिमेंट है लाइक तंबाकू, जो एक जहर की तरह है, मान लीजिए जहर प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो अचानक से ये सारे प्रोडक्ट ला देंगे, तो इनके लिए नया मार्केट भी होगा, नया प्रोडक्ट भी होगा। तो ये क्या है, ये एक हाई रिस्क जोन है और इसे कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। तो आई थिंक कि आप लोगों को अब क्लियर होगा अच्छे तरीके से। तो ये प्रोडक्ट भी आप लोगों के एग्जाम में पूछ सकता है कि बताइए आशीर्वाद, सनफिस्ट, बिंगो ये कौन से कंपनी के हैं, तो ये आईटीसी लिमिटेड कंपनी के प्रोडक्ट हैं। समझ में आया, समझ में आया आप सभी लोगों को। और उसके बाद ये क्या है, ये एक यूनाइटेड, ये एक टॉपिक था जो मैंने देखा कि आप लोगों के एग्जाम में आ सकता है, देख लीजिए। ये थोड़ा सा डाइवर्स टॉपिक है, लेकिन एक बार मैं बता देना चाह रही हूँ आप लोगों को। जो यूनाइटेड पार्सल सर्विस है यूपीएस, तो यूपीएस को और क्या फुल फॉर्म होता है, टेक्निकल में आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करने वाले हैं, फटाफट कमेंट करिए यूपीएस का फुल फॉर्म।
और उसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताऊंगी। तो ये लार्जेस्ट पैकेज डिलीवरी फर्म है। लार्जेस्ट पैकेज डिलीवरी फर्म का मतलब कोरियर सर्विस इनका सबसे ज़्यादा है, यूनाइटेड पार्सल सर्विस का। अगर मैं इंडिया में बात करूं तो देख लीजिए, इंडिया में ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एक्चुअली, इसलिए यहाँ पर मैं डिस्कस कर रही हूँ ये सारी चीज़ें। तो मार्केट कैसे होता है, फैलाया जाता है, तो इसलिए होता है। ये ब्लू डर्ट का नाम आप लोग ज़रूर सुने होंगे, कहाँ चला गया, ब्लू डर्ट का नाम आप ज़रूर सुने होंगे। ब्लू डर्ट कोरियर से बहुत ज़्यादा है, डिलीवरी है। उसके बाद एक शिप रॉकेट करके है, वो भी है, शिप रॉकेट कंपनी है जो कि कोरियर वगैरह एक जगह से दूसरी जगह सामान भेजने में हेल्प करती है। फिर आ गया फेडफिक्स, डॉट DHL और DTDC का नाम आप बहुत सुने होंगे। फिर गाटी GATI, इकॉन एक्सप्रेस का नाम आप लोग सुने होंगे, और एक्सप्रेस 20 का। तो जैसे एक्सप्रेस वगैरह है, ये सब क्या होते हैं, ये सारे क्या है, कुरियर, एक जगह से लेकर के दूसरी जगह सामान पहुंचाते हैं और अपना टारगेट अचीव करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया DTDC का फुल फॉर्म यहाँ पर देख लीजिए, डेस्क टू डेस्क कोरियर एंड कार्गो, ऑल्सो नोन एज द DTDC एक्सप्रेस लिमिटेड। ठीक है, तो ये कभी आप लोग सुने होंगे ज़रूर, आप लोग कुरियर इससे मंगवाते भी होंगे, लेकिन कभी ध्यान इनका नहीं दिए होंगे फुल फॉर्म वगैरह, क्योंकि क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, मार्केटिंग वगैरह का ये टर्म है। तो ये सारे कंपनी का नाम आप एक बार ज़रूर देख करके जाएं। जैसे इकॉम एक्सप्रेस से अभी रिसेंटली मैंने कोई प्रोडक्ट मंगाया था, तो देखिए हमारा क्या है, एग्ज़ाम एक्सप्रेस है। तो एग्ज़ाम क्या है, एक्सप्रेस के स्पीड में आप लोगों को एग्ज़ाम क्लियर करना है, इसलिए इस चैनल का नाम एग्ज़ाम एक्सप्रेस है। बाय मनीषा, क्योंकि मेरा नाम है, तो मेरे चैनल के थ्रू आप लोग एग्ज़ाम को एक्सप्रेस में से के स्पीड से भी ज़्यादा क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना आप लोगों को कॉन्फिडेंट रखना है अपने अंदर। अगर मैं कॉन्फिडेंस रखती हूँ तो आप लोगों को भी रखना है। ठीक है, तो आज का क्लास हमारा आज का क्लास यहीं समाप्त हुआ, ख़त्म हुआ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिला होगा, क्योंकि क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को समझाऊंगी BCG मैट्रिक्स थोड़ा बहुत, क्योंकि ऑलरेडी मैं समझा चुकी हूँ, तो एक बार रिवीजन आप लोग का हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा लगा क्लास तो लाइक करिए सेशन को और शेयर करिए, और PDF जल्दी ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से लेक्चर वगैरह देखिए, प्रिपरेशन करिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। Please like, share and subscribe to this channel.